बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज आर्ट से मंसूब दो शानदार शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। हमारी पहली मेहमान जो हैं वो सिंगर हैं, गज़ल, गीत, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बहुत सारी ज़ुबानों में, बहुत सारे जॉनराज में गाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोमिया खान साहबा। वेलकम टू द शो सोमिया। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई और रात गए के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। जी सर, थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का, आपने हमें बुलाया और माशाल्लाह इतनी देर के बाद आपसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं और आप डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, होस्ट भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली साहब। वेलकम टू द शो आबिद। जी, थैंक यू फॉर कमिंग आबिद, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो फातिमा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, हमारी टीम ने दोनों मेहमानों के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया है, तो आए वो चल के देखते हैं। जनाब। ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। मैं बस देखना चाहती हूँ कि सोई हुई कैसी लगती हूँ। जी तो बढ़ते हैं। वाह, शादी थोड़ा जिहा रिमाइंड करवाना जरा। क्या रिवाइंड? वो तस्वीर वेखनी आखिरी जी भाई नाबत दी है। यार मुझे इससे ना वो याद आ गया, बहुत सारी चीजें रिवाइंड नहीं हुआ करती। दौड़ पीछे की तरफ गर्दिशे अय्याम जरा है। वाह, ये सिर्फ शायर कह सकता है पर होता नहीं। अच्छा जी, करवा दिया जी रिवाइंड। क्या है इस तस्वीर में? अच्छी लग रही है, पीछे फूल है, पीले ग्रीनरी है, आबिद साहब हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਨਾਬਤ ਤੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਜਾਂ AI ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? ये ओरिजिनल है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਚੀ ਜੀ ਫੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ? नहीं, असल में ये बड़ा एक रोमांटिक सीक्वेंस था। ये यूके में मैं शूट कर रहा था म्यूज़िक वीडियो। जी सर। तो हुआ ये कि ये खातून जो हैं ये काफ़ी, इनकी हाइट ज़्यादा थी। जी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा था एक्चुअली। जी। प्रभजोत एक वहाँ पे एक सिंगर है, उनका म्यूज़िक वीडियो था। तो इनकी हाइट ज़्यादा थी, जो लड़का इन्होंने साथ कास्ट किया था उसकी हाइट काफ़ी कम थी। तो उन्होंने एंड टाइम पे फिर मुझे कहा कि आप कर लें, आप एक्टिंग भी करते हैं। अच्छा 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 और पाकिस्तानी तो चाहिए ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ 12 इंच ਦੀ ਐਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਗੇ। किसी हद तक ये बात सही है, क्योंकि जब मैं भी इनके साथ खड़ा हुआ तो मेरी हाइट भी छोटी थी। फिर गाड़ी में मेरे दूसरे शूज़ पड़े हुए थे, उसकी हाइट भी ज़्यादा थी। अच्छा जी, आपकी इजाजत हो तो इस तस्वीर से आगे बढ़े। ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਨਾ। मैं आबिद अभी पीछे भी देख रहा था, आपके कुछ क्लिप्स, ये तस्वीर भी देख रहा था। कभी आपसे किसी ने कहा कि आपकी आंखें बोलती हैं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। आप कह सकते हैं ना कि एक आदमी ने तो कहा ना यार। नहीं, वो फील्ड से नहीं है जिन्होंने कहा। मैंने भी तो कहा ना यार, मैं तो फील्ड में हूं। अभी वो तो अभी भी आपने कहा। अच्छा, और भी किसी ने कहा? हाँ जी। लेकिन उनका फील्ड से कोई ताल्लुक अच्छा, मगर किसी ने कहा? जी। अच्छा, किसने कहा? जो फैन या दोस्त इस तरह के लोग। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਣ ਡੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ। किसी अजनबी ने कहा? अजनबी तो नहीं, जानने वाले जो दोस्त, फैंस, फ्रेंड्स, इस तरह के जो लोग होते अच्छा हैं अच्छा जरा, अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा। जिनसे आप इतने करीब हों कि वो देख सकें कि बोलती हैं कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये आंखें पढ़ने के लिए करीब होना जरूरी है? एक खास हद से करीब होना तो ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना, नज़दीक से तो कुछ भी नज़र नहीं आता, थोड़ा सा परे हो तो ज़रा गौर से देखो। वाह। गुजार साहब का है।
जॉन साहब का बड़ा अच्छा शेर है, बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। वाह 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 क्या बात। क्या बात है। पायनापल थोड़ा जिहा मेरे ਵੱਲ देखो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। आप आंखों की तारीफ में कुछ नहीं कह सकते। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, इसे जमीन पे मत रखिएगा, मैली हो जाएगी। कहाँ की कहाँ मिला दी आपने यार बात। डायलॉग तो पाँव के बारे में है ना। आपके पाँव बहुत बड़े बड़े हैं। आप तो मोटरसाइकिल को किक मारे, इंजन आपके हाथ में आ जाता होगा। जी बढ़ते हैं सोमिया के पैकेज की तरफ। सोनिया आप दुबई शिफ्ट हो गई हैं आजकल। जी मैं पहले से दुबई रहती हूँ। पाकिस्तान सिर्फ गाना गाना होते हैं। नहीं तो आप वहाँ रहती ही बात ही हाँ हमेशा। जी मैं वहीं अच्छा पे हमेशा से वहाँ रहती हाँ हैं? जी, सिर्फ पैदा लाहौर में हुई हूँ, बाकी अच्छा, रही अच्छा, वहीं अच्छा, पे हूँ, अच्छा। बड़ी वहीं पे हूँ। अच्छा, तो दुबई में किससे सीखती थी आप। दुबई से नहीं, मैं पाकिस्तान में ही सीखती थी। अच्छा। आती थी यहाँ पे काम करके फिर जाती थी वापस। और मैंने नहीं आप यहाँ पैदा हुई, फिर आपने कहा मैं रही वहाँ, हाँ जी फिर आपने कहा मैं सीखती थी और चली नहीं, जाती मैं थी। सीख के यहाँ से वहाँ पे गई हूँ। मैं अच्छा। मसलन 8 साल की उम्र में सीखना स्टार्ट किया अच्छा। था। मैंने नई पहले टाइमलाइन तय कर लें। आप पैदा हुई, हाँ जी फिर उसके बाद आप कहाँ चली गई। दुबई गई हूँ 12 साल की उम्र। 12 साल की उम्र में आप वहाँ चली गई, फिर आप वहाँ रही हाँ जी और फिर आप यहाँ सीखने के लिए आ नहीं, गई। मैं यहाँ से सीख के गाना गई हूँ। और जब फिर आप वहाँ 12 पे- साल की उम्र में यहाँ से गई हैं, हाँ जी, मैं तो आप गाना गाना सीख के गई हैं, ये आप कह रही हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद आप आती जाती हाँ जी रही। फिर आती जाती अच्छा रही। अच्छा अच्छा। बचपन से ही मुझे शौक था गाने का, तो मैडम नूरजहां से मैं बहुत इम्प्रेस थी। तो मुझे ये होता था कि मैं उनकी तरह गाऊं। माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा गाती थी। तो जब स्कूल जाती थी तो मैं मसीहे पढ़ती थी और तराना पढ़ती थी, तो फिर आपको पता है सब बच्चे कहते हैं तुम अच्छा गा रही हो, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें जुनून की हद तक शौक था। फिर मैंने बहुत अम्मी से कह के सबके खिलाफ जाके इसको सीखना स्टार्ट किया। तो मुझे वो सारे कहते हैं कि नीम पागल है गाने की वजह से। मुझे इतना शौक इतना है, शौक है आपको? बहुत ज़्यादा शौक है। ओए होए होए, ए ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਿਮ ਕੀ ਜੀ? नीम पागल। ਹਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। नीम पागल। हाँ जी, अच्छा ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਫਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਲ ਪਾਗਲ ਨੇ ਤੂੰ। अच्छा, ये आप भी तो बड़े म्यूजिक वीडियोस से वाबस्ता रहे हैं, बड़े तारीखी गानों का आप हिस्सा रहे हैं ना। हाँ आप गालिबन मैं तेनों समझावा की बात कर रहे हैं। विरसा फिल्म का वो गाना था और वो मैंने प्रोड्यूस किया क्योंकि मैं उसका म्यूज़िक प्रोड्यूसर था। जवाद अहमद जो हैं वो फिल्म के प्रोड्यूसर थे और मैं उस वक्त उनके साथ काम कर रहा था। हाँ तो सारी जो प्रोडक्शन थी वो मैं ही किया करता था, तो ये गाना भी मैंने प्रोड्यूस किया। हाँ। और उस वक्त आप लोगों को अंदाजा था इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये? एक्चुअली नहीं, किसी को भी नहीं था। सच्ची जो बात है, मुझे बिल्कुल नहीं था। बग्गा मतलब आज कहता है, मैंने पूछा लास्ट टाइम जब हम मिले हाँ कि बग्गे तुझे पता था कि इतना बड़ा गाना होगा? तो उसने कहा हाँ मुझे पता था, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि किसी को नहीं पता था। तो वो तो हिस्ट्री एक गाना बन गया, मतलब सरहद पार भी उसकी इतनी ज़्यादा, बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म में भी लिया फिर। जी हाँ जी हाँ जी बाद में। तो वो गाना बहुत ही बड़ा वो हो गया और किसी को आइडिया नहीं था। मेरा ख्याल राहत साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है हार्डली 35 मिनट्स में वो गाना कंप्लीट कर अच्छा, ये 35 मिनट में रिकॉर्ड हो गया था। जी बिल्कुल। तो अहमद अनीस मरहूम जो हैं लाहौर से जिन्होंने ये लिखा था गाना, शायर जो थे जी, वो बिल्कुल सामने खड़े थे और वो उनको ट्यून बता रहे थे और राहत साहब अंदर थे बूथ में और वो गा रहे थे और वो गा के उस तरह से चले गए। और इसमें एक जो ट्रेजिक इसका जो पार्ट है गाने का वो ये है कि गाना तो बहुत बड़ा हिट हो गया, हाँ। लेकिन अहमद अनीस साहब को पता नहीं चला क्योंकि वो फौत हो गए। ओहो उनको पता नहीं चला कि वो इतना बड़ा गाना उन्होंने लिखा है। ओहो। और वो एक अजीब सी कसक है मेरे दिल में कि काश वो देखते कि उनका गाना कितना बड़ा हुआ। और ये उनका वाहिद गाना जो इतना बड़ा हुआ। अच्छा, ये होता है बाज़ औक़ात ना, और ये बड़ी तकलीफ दह बात होती है। जिस वक्त बड़ा उरूज था आरडी पे ना, जी जी और उसके बाद फिर एकदम से डिप आया
और उस अरसे में आरडी के पास कोई काम नहीं था, और फिर वो आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये वो सारा म्यूजिक आया, लम्हे, नो 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 1942 लव स्टोरी, सॉरी, इस तरह का उसका नाम था ना। और वो आरडी को बहुत अरसे के बाद काम मिला था, आरडी इन हुए थे, और उसके बाद वो म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हुआ पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मगर उसके हिट होने से पहले आरडी चले गए थे दुनिया से, तो एक हसरत रही और उनको उनको पता नहीं चला हाँ, कि गाना इतना तो वो अपने दिल में गालिबन ये ख्वाहिश ही लेके गए कि वो दोबारा उरूज जो है वो देख सके, तो ऐसा हो जाता है। मगर कहीं भी आर्टिस्ट कुछ प्रोड्यूस करता है वो बहरहाल लोगों को तो उसकी महक और खुशबू और रोशनी जो है वो पहुंचती रहती है ना। तो अहमद अनीस साहब का सब बड़ा जिक्र करते हैं, हुमैरा अरशद साहबा के भी बहुत सारे गाने में हमें अहमद अनीस साहब ने लिखे, जी जी, उनके अच्छा काफी- लिखते थे बहुत। हाँ, और हमारा तीनों की बड़ी दोस्ती थी, मैं, साहिर अली बग्गा और अच्छा अनीस अनीस साहब की, अच्छा हम तीनों एरीज थे, हमारी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो कॉमन थी, और वो लेट नाइट सिटिंग्स जो सुबह हो जाती थी, हाँ हाँ हाँ, इस तरह की बड़ी गुफ्तगू। आप सब हम ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ एरीज ਦੀ, ਇਹ एरीज ਕੀ ਨੇ? एरीज असल में वो ज़ोडिएक साइंस होते हैं कि आप किस महीने में पैदा हुए हैं उसी हिसाब से होता है। तो मैं, साहिर अली बग्गा और अहमद अनीस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अप्रैल में पैदा हुए हैं। मैं 7 अप्रैल और साहिर अली बग्गा 10 अप्रैल, और अहमद अनीस साहब मुझे उनकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन वो भी अप्रैल में पैदा हुए। तो इस लिहाज से हम सारे एरीज थे, ये स्टार साइंस होते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟਾ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। जिन्नियां चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ याद ने कि उसकी पैदाइश 10 बजे हुई, मेरी हाँ वो कह रहे हैं शायद 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल जो भी भरी की इन्ने ने। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ, याद है तुम्हें शाइस्ता? 11:35 पे जब आधी कोल्ड ड्रिंक छोड़ के गई थी, आज तक वो मेरी अलमारी में पड़ी है। पेप्सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कोल्ड ड्रिंक में मछलियाँ कौन रखता है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੈੜਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोमिया खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले अभी मैडम का जिक्र हुआ, तो मैडम की कोई चीज़ सुना दीजिए सोमिया। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इसमें? जी शाहजी, तो आज हमारे मेहमानों के लिए हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। आज देखते हैं हमारे इस जादुई संदूक में क्या सामान है उनके लिए। लेकिन शाहजी, उससे पहले मेरा सवाल है आबिद साहब से। ਇਹ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ किश्ती केक है? ये यूं यूं ये बना हुआ है, ये क्या है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਗਰੀ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਪੜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी फातिमा, आप आबिद साहब से कुछ पूछना जी आबिद साहब, अभी हमने पैकेज में भी देखा है कि आपका वो ड्रामा बहुत हिट हुआ है दिल वाली गली में, जिसमें आपने सजल अली के वालिद का किरदार अदा किया है। तो वो जो आपने जिस तरह स्टटर किया है, वो जो कैरेक्टर आपने प्ले किया, उसकी कोई एक लाइन यहाँ पे बोल के बता, हमें सुना दें जरा। हाँ, बड़ा वो इंटरेस्टिंग था। वो एक्चुअली ज़फ़र मिराज साहब का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। ज़फ़र तो बहुत ही उम्दा राइटर। तो लेकिन वो उस कैरेक्टर में नहीं था कि ये स्टैमर करता है या अच्छा stutter करता है। अच्छा अच्छा। तो काशिफ निसार साहब डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये
रिवायती लगेगा बहुत कि बीवी से दबा हुआ है, बेटी से बहुत प्यार करता है, तो कोई रीज़न होनी चाहिए। बीवी से दबने के बाद हकलाहट तो आ ही जाती है। वैसे तो शादी के बाद ही आ जाती है। पहले दिन ही आई ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਦਾ ਥੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। जी आबिद साहब, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर हकलाए ताकि कोई रीज़न बने कि क्यों दबा हुआ है सारी दुनिया से, और ख़ास तौर पे बीवी से, तो रिवायती ना लगे। तो 2 दिन मैं थोड़ी सी मैंने रिसर्च, हालांकि हकलाता शौहर रिवायती ही होता है। मैंने वही रिहर्सल में ही पहली दफ़ा मैंने हकलाना शुरू किया। ठीक है। और कुछ जैसे सबा फैसल साहिबा हैं, उन्होंने हम पहली दफ़ा इकट्ठे काम कर रहे थे, तो उनको सच में लगा कि ये अच्छा, बंदा ये हकलाता है। अच्छा उनको अंदाजा नहीं था। तो Very वहाँ good. से मुझे लगा कि ये लोगों को भी बिलीवेबल लगेगा। हाँ। कि वो कुछ इस तरह से था कि एक बड़ा खूबसूरत सीन है इसमें, जब वो बेटी सजल अली जो हैं वो वापस आती हैं। हाँ। उनकी शादी नहीं चल रही, हाँ। तो लेकिन घर में उसके कमरे पे कब्जा हो चुका है। अच्छा। छोटी बहन का, माँ भी चाहती है ये वापस चली जाए, ठीक है। लेकिन बाप चाहता है कि ये वहाँ पे पूरी इज्जत से रहे और अपनी बेइज्जती करवा के ना रहे। ठीक है। इस तरह की सिचुएशन थी, तो उसमें मियाँ बीवी का वो है मुकालमा। dialogue, हाँ, वो मैं थोड़ा सा ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ मैं ही ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਹਾਂ। मसाना साहब, आप जैसी बीवी हो तो अच्छे हकलाना शुरू कर दें। हाय मस्ताना साहब, चश्मा ना उतारे। धाड़े मार मार के रोते हैं माँ बाप जब बेटी घर छोड़ के जाती है। वाह। एक दिन बाद वो वापस आती है, वो घर उसका घर ही नहीं रहता। इतनी सी भी ऑनरशिप नहीं रहती उसकी, इसीलिए वो वापस नहीं आती और वहीं नाक रगड़ती रहती है। ये भी रगड़ रही है, रगड़ने तो इसको भी नाक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखिए ये होता है हमारे दोस्त जो जफर जैसे लोग, और ये 4 जुमले हैं, मगर इस 4 जुमले के अंदर जो पूरा अलमिया है औरत का या आज की उस बच्ची का जिसके साथ ससुराल में जाती हो रही होती है, हाँ, मैके वाले कह देते हैं कि वहाँ से तो तुम्हारी जनाजा ही निकलेगा। हाँ, ये 4 जुमलों में बहुत- वो बात बताई गई ये है ना। इतना सेंसिटिव सीन था, मुझे इतना इमोशनल था ये करते हुए, मुझे बहुत ही तकलीफ दे था। हाँ, यानी बहुत सारी तालियां भी जफर के लिए भी, तारीफ के लिए भी, आपके लिए भी, बहुत सारे। क्योंकि काम वही है आबिद, जो आप एंटरटेन करें, कोई उसमें बहुत ही अच्छी बात है, एंटरटेन करना, खुद लोग रिलैक्स हो जाएं, कितनी बड़ी खिदमत है। मगर उसके साथ ही अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी की जो सोशल चेंज है, बिल्कुल। उसमें भी अपना किरदार अदा कर सकें, तो एक कंटेंटमेंट का एहसास रहता है। आपको लगता है सही, आपने exactly. कुछ कंट्रीब्यूट किया है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा। कंट्रीब्यूशन का एहसास रहता है इनफैक्ट। बिल्कुल, मतलब सिर्फ इतना तो नहीं कि मतलब सिर्फ एंटरटेन, मुझे लगता है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में सिर्फ एंटरटेन करने का वक्त अब नहीं है। अब आपको थोड़ी बात भी करनी पड़ेगी। वो जैसे मैं इसको इस तरह से कहना चाहता हूँ, मैंने एक कॉलम में लिखा था कि जैसे सोसाइटी है ना, वो एक करवट लेटे लेटे ना वो बेड रिडन है, इसकी करवट बदलने का वक्त है ये। बेडसोर हो गया। हाँ, तो इसकी करवट बदलें ताकि, और वो ऐसे ही होगा जब आप ज़रा शुगर कोटेड करके कोई बात जी, जी, जी। मैसेज के साथ जी, जी। कनेक्ट करेंगे, जी। कोई वसी जो ऑडियंस है उसके साथ डायलॉग करने की कोशिश करें। जी फातिमा। तो सौम्या जी, अपने जादू पिटारे की तरफ चलते हैं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। वाह जी वाह, ये तो पूरा खजाना है। ये इतना सामान आपने इकट्ठा कैसे किया? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਕੀ ਪਰਚੇ ਝੱਲੇ ਨੇ ਕੋ 186 ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ये काफी पुराना लग रहा है ना, ये जैसे कि ये ज्वेलरी है। मेरे काम की तो ये ज्वेलरी है, मुझे तो ये एंटीक लग रही है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,
शालमियों लैके आंदे 300 मंगदा सी लड़ के असियां दियां लईयां दोवें। Oh my God, अभी तो आप कह रहे थे कि ये बहुत पुरानी है, मैंने इकट्ठी की है, तो मैंने कहा माशाल्लाह किसी राजा महाराजा की होंगी, उनकी बेगम की होगी। मैंने डर पै गया इस गल तो बाद में शो जो निकल जावां। अरे वाह। जी, तो सोमिया खान को क्या याद आ गया जी? एक्चुअली मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है और मैंने दुबई के अंदर रह के बहुत ज़्यादा ज्वेलरी बनाई गोल्ड में। अच्छा, यहाँ तक कि जब मेरा मूड ख़राब होता था, अलमारी च ज्वेलरी कट के बाहर सट देनी। लारा पिया गली च लोगों को पता लग गया अज मूड खराब है, सरियां छावां लभ जाणियां। अच्छा जी, मूड खराब होता था तो फिर? तो मैं बाहर दुबई ज्वेलरी की जी, काफ़ी शॉप्स हैं, हाँ, हाँ, आप जानते होंगे। तो मैं वहाँ पे वॉक करने चली जाती थी, ठीक है। अगर मैंने बाय नहीं भी करना ना, तो मैं जाके जब गोल्ड को देखती थी तो मैं हैप्पी हो जाती थी। तो इतनी ज्यादा मुझे ज्वेलरी का शौक अच्छा, है। आपका मूड इतना अच्छा हो जाता है हाँ, ज्वेलरी को देख? तो जिस तरह के ये लग रहा है, ये मुझे मुल्तानी जो है ना बालियां लग रही हैं। मेरे हिसाब से अगर वहां पे गोल्ड में होती ना तो ये बहुत महंगी होती। अच्छा अच्छा अच्छा। और जितना इनका वजन है ना, हाँ। मेरे ख्याल से इतनी तो ये पूरी जिंदगी खरीद नहीं सकती। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? जी जी, मैंने आपको कहा है। WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? मेरी बहन ही है वो। हमने कलर भी देखे हैं, आज एक पहना हुआ है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਮਈਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅभी ਬੱਤੀ ਚਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। जी फातिमा, तो अब आबिद साहब की तरफ से जनाब। वाह, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਵਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आई हाँ इस चश्मे को देख के। अरे वाह। तो इस पे बात की जा सकती है। हाँ हाँ गुलजार साहब, मतलब कौन नहीं उनका फ़ैन या उनको पसंद करता। तो जब पाकिस्तान वो आए हुए थे, एक डेढ़ इश्किया जी, जी, फिल्म की कवाली थी जो शेर अली और मेर अली साहब इनिशियली वो गा रहे थे, फाइनल में वो नहीं थे। राहत साहब की तरफ जब हम मिले जी, थे, जी, जी। वो सेकंड टाइम था जब हाँ, वो हाँ, आए हाँ, थे। तो पहली आप छोटे दफा थे उस वक्त, मुझे याद है। पता आप नहीं। उस वक्त आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ पे? मैं लाइन प्रोड्यूसर था। तो डेढ़ इश्किया की जो कवाली थी, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो हसन ज़ियाद साहब हमारे हाँ, class हाँ, में, हसन। उन्होंने मुझे कहा था, अप्रोच किया था। बुनियादी तौर पे तो हसन ही के मेहमान थे ना वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ ये कि वो स्टूडियो में लिख रहे थे, क्योंकि इजाफा करना पड़ा कुछ, तो उनका चश्मा टूट गया यहाँ से, अच्छा 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 अच्छा। गुलजार साहब। हाँ हाँ तो वो अब ना कभी ऐसे लगा के देखें, कभी रख दें। तो मैंने कहा कि कहते हैं इसका कुछ हो सकता है, कोई धागा बांध लेता हूँ। हाँ हाँ, गुलजार साहब ने कहा? हाँ, गुलजार अच्छा। साहब। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बनवा देता हूँ, हाँ। बन जाएगा बड़ा जल्दी। तो कहते इतनी जल्दी कैसे बनेगा? मैंने कहा बन जाएगा। हाँ तो मैंने किसी को भेजा और लाहौर बरकत मार्केट से वो चश्मा बनवा के लाए, और वो उन्होंने पहना और उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा ये टूटा हुआ जो चश्मा है आपका, ये मुझे दे दें। हाँ तो उन्होंने कहा ये आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप मुझे बस दे दें। तो उन्होंने उसके कवर समेत वो मुझे ऐसे डाल के तो दे दिया। तो वो गुलजार साहब का चश्मा आज भी मेरे पास है, जिस पे उनके वहाँ के शहर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, और लाहौर वाला जो कवर है वो उनके पास है, जिसके ऊपर लाहौर लिखा हुआ है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी चश्मे के हवाले से मुझे। वाह वाह, क्या गुलजार साहब का कमाल ये है सब कॉन्टिनेंट में कि वो सब कॉन्टिनेंट के उन शायरों और अदीबों में से हैं। आपने धागे की बात की ना, जिन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। अफसोस ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि लोगों को धागे से जोड़ने के बजाय वो तोड़ने की बात करते हैं। और लोगों ने बड़ी उनको रिस्पेक्ट दी, दीना में उस सारे सफ़र में हम इकट्ठे ही थे, बेपनाह रिस्पेक्ट दी। बहुत वो खुश थे, विशाल साहब भी थे, उनकी अहलिया भी थी, रेखा साहिबा भी थी। अफसोस मुझे ये होता है कि जब वो उस टूर में भी जब वो वापस गए, तो अगर आप देखें तो वो जब वो उतरे हैं वहाँ वापस गए इंडिया में, तो मीडिया ने तरह तरह की उनसे सवालात किए, मगर एक लफ्ज़ भी उन्होंने गलत नहीं कहा, ना पाकिस्तान के बारे में, ना जब उनका तजुर्बा था ही नहीं बुरा तो वो कैसे कह देते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो उस मीडिया पे खफा हुए कि भाई जब कोई ऐसी बात नहीं है इंडियन मीडिया पे, तो आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कुछ लोग बाज़ औक़ात कहते हैं ना, ये वो वीडियोज़ भी उनके चलते हैं, जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते थे तो इंडिया बहुत रिस्पेक्ट करता है और बड़ा उनको बुलाता है, शोज़ करता है, और हमारे यहाँ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में वो शायद हिस्ट्री से आगाह नहीं है। सोनू निगम साहब यहाँ आए, बहुत रिस्पेक्ट उनको दी गई। विशाल साहब यहाँ आए, बहुत रिस्पेक्ट दी गई। गुलजार साहब को बहुत रिस्पेक्ट दी गई। राज बब्बर साहब वो आए, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई। हंसराज हंस जब आए
तो मैं रात गए किया करता था। स्टेट टेलीविज़न था ना, और स्टेट टेलीविज़न पे हमने हंसराज हंस जी का पूरा इंटरव्यू किया और उनको लाइव नशर किया। वो आज भी, और बहुत खुश गए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो दिलेर मेहदी साहब भी। दिलेर मेहदी साहब यहाँ आए, उनका बहुत ताज़ीम की गई। जगजीत सिंह जी जब आए तो इतनी लोगों ने रिस्पेक्ट की, हमारे बड़े बड़े अहम लोगों ने उनके शोज़ देखे, एचसन से लेके कराची में, लाहौर में। शत्रु साहब भी आए। यस, शत्रु साहब भी आए, उससे पहले भी। तो जो भी ये कहता है कि पाकिस्तानियों ने इंडियन आर्टिस्ट्स को इज़्ज़त नहीं दी, या ये है कि जी वहाँ मेहदी हसन साहब को सुना गया, गुलाम अली साहब को सुना गया, तो यहाँ लोग ने, ठीक है लता जी शायद नहीं आई, मगर उसके अलावा बेशुमार आया, और जो आया वो मोहब्बत से भर के गया यहाँ से। जो भी किसी के ख्यालात हैं, मगर तारीख को बिगाड़ के नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे लगा कि इस बहाने तारीख की दुरुस्ती भी हो जाए। ये वर्जन मतलब दिया है, ये सारी हकीकतें, ये सारे रिकॉर्ड में मौजूद हैं। आप अभी चले जाएं वो फज्जे के उसके ऊपर, तो रजा मुराद साहब की तस्वीर लगाई हुई उन्होंने। हाँ जी, ठीक है ना, तो लोग प्यार करते थे तो लगाई भी ना। तो आप अगर ये कहें कि पाकिस्तानियों ने आज तक इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको सुना नहीं, उनको इन्वाइट नहीं किया, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए, या आप तारीख से आगाह नहीं हैं, या आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दिलीप कुमार साहब आशीष जी जी, दिलीप कुमार साहब की कितनी रिस्पेक्ट हुई। नसीरुद्दीन शाह आए, ओमपुरी साहब आए, बिल्कुल। हमारे सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स थे उन्होंने ओमपुरी साहब के साथ शोज किए, उनको फिल्म्स की, उसके बाद एड्स किए गालिबन उन्होंने। शत्रु साहब का भी जिक्र हुआ, शत्रु साहब का जिक्र हुआ। फिर आखिरी दिनों में भी उर्मिला आई थी जी जी, और वो मुझे याद है रेशम साहिबा की, मैं हमारे जो शफकत के साथ उनका वीडियो था, बड़ी खुशी खुशी बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा नहीं है, लता जी ठीक है नहीं आई होंगी, मगर वो इसलिए नहीं आई कि वो जैसे बहुत सारी हैं, अगर लता जी नहीं आई तो यहाँ से शायद महनाज भी नहीं गई होंगी, तो इसका ये मतलब थोड़ी है। मगर ओवरऑल तो एक पूरी तारीख है, और सबके सब बहुत खुश गए। बिल्कुल, किसी का कोई कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ, किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। जैसे कहते हैं ना, तोहफों और मोहब्बतों से लाद के लोगों ने उन्हें वापस ऐसे। तो ये बात है, तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। महेश भट्ट साहब भी आए थे। अरे यार देखे ना, मुझे याद आ गया, आपने बड़ी उम्दा बात की। महेश भट्ट साहब थे, बल्कि हमारे दोस्त बड़े भाई हैं हमारे, ताहिर सरवर मीर साहब, उन्होंने कई उनके साथ सेशंस किए। उस ज़माने में मैगजीन्स निकला करते थे। महेश भट्ट साहब भी थे, और उनके गज़ल गायक थे तलत अजीज़ भी थे। महेश भट्ट थे, तलत अजीज़ थे, और उनकी एक फिल्म की कोई राइटर भी थी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पूरा जहान है यार, पाकिस्तान का सीना बड़ा कुशादा है, मेहमान नवाज मुल्क है। तो एक तारीख अभी हम याद करना शुरू करें, जिक्र करना शुरू करें, तो और बेशुमार लोग निकल आएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई। और इस मामले में सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा, जो कि कोई ना कोई वो निकाल लेती हो ना, जिसने नफरत तकसीम करनी हो ना, जो लोगों को जुड़ता हुआ न देख सके, जंग से पहले जंग के बाद जो जुड़ता हुआ न देख सके, वो नफरत की निशानदेही करता है। और जो अमन देखना चाहता है वो मोहब्बत की निशानदेही करता है, या जो अमन देखना चाहता है उसे मोहब्बत की निशानदेही करनी चाहिए। और लोगों को बताना चाहिए कि आप अपने बुनियादी इश्यूज हल करके, और आप मोहब्बत से भी आप रह सकते हैं। ये जो आने वाले हैं, इनमें यह भी तखसीस नहीं है कि मुसलमान हैं, इनमें हर रिलीजन के लोग हैं। वो लोग भी हैं जो हिंदू धर्म के हैं, वो लोग भी हैं जो सिख मज़हब से हैं, वो लोग भी हैं जो मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान का सीना तो सबके लिए यार कुशादा है। बिल्कुल, जैसे बल्कि रहमान साहब जब आए तो वो उनका बिल्कुल एक निजी पर्सनल दौरा था। मगर आए ना, पाकिस्तान आए, वीज़ा लगा, पता था ना भी यार रहमान आ रहे हैं, तो यार वो नुसरत साहब से मिलने आए, क्योंकि वो उनसे सीखते भी थे, तो इंस्पायर भी थे बहुत। तो बल्कि उसका एक बड़ा एक वाकया भी है कि इकबाल नकीवी साहब जो नुसरत साहब के मैनेजर हुआ, जी, वो उनको एयरपोर्ट पे लेने गए रहमान साहब को। तो उनको पता नहीं था, क्योंकि उनकी हाइट भी इस तरह करके थी वो, तो वो रहमान साहब को पीछे करके कह रहे हैं कि कितने है रहमान। तो मतलब ये भी रहमान साहब ने क्या कहना ही क्या, फिर समझिए। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। क्या है फातिमा साहबा प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो आबिद साहब, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो सौम्या जी जानती तो पब्लिक सब है, बट मजीद क्या सवाल आता है उनके पास, आए चल के देखते हैं। जनाब, आबिद साहब, आपने पीरज़ादा फैमिली के साथ ज़्यादा काम किया है, तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा अच्छा एक्टर है और कौन सा अच्छा डायरेक्टर है, उस्मान पीरज़ादा साहब या सबीना पीरज़ादा, और आप बताएं कि इन दोनों में से सख्त कौन है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस्मान भाई ज़्यादा अच्छे मुझे लगता है कि परफॉर्मर है,
और सख्त जो हैं वो समीना आपा है। हाँ, वो डिसिप्लिन पे और उस टाइम पे और हर चीज़ पे बहुत ही बल्कि उस्मान भाई ने अक्सर जो सिगार पकड़ा होता है वो बुझा हुआ है, क्योंकि वो उनकी वजह से पी नहीं सकते। और वो ऐसे लोग समझते हैं कि वो पी रहे हैं और वो जला हुआ है, तो वो क्या करते हैं, जब जैसे ही टेक होने लगती है वो जेब में डाल लेते हैं, तो एकदम से लगता है कि आग लग जाएगी, लेकिन वो बुझा हुआ सिगार पकड़ के फिरते रहते हैं। और सवाल का एक हिस्सा था कि डायरेक्टर कौन इनमें से बेहतर है? डायरेक्टर भी मैंने समीना आपा के साथ काम नहीं किया उनकी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस्मान भाई के साथ किया हुआ है। उन्होंने तो काफी सारी यहाँ फिल्में भी की हाँ हैं जी, उस्मान तो साहब मैंने ने। थिएटर किया उनके साथ, अच्छा, थिएटर किया था। और मेरी जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वो भी रफ़ी बी थिएटर्स में ही है। अच्छा, सब। तो मेरे ख्याल में उस्मान भाई बहुत तगड़े डायरेक्टर हैं। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਸਮੀਨਾ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, ये बताइए आबिद, आपने होस्टिंग भी की, आपने कॉलम्स भी लिखे, डायरेक्शन भी है, एक्टिंग भी है और स्क्रिप्ट्स भी, वॉइस ओवर प्रोडक्शन, वॉइस ओवर भी, प्रोडक्शन भी, म्यूज़िक भी। अच्छा, इन चीज़ों को के सारे डिपार्टमेंट्स को सीखना तो बहुत अच्छी बात है, मगर जब आप मुस्तकिल कभी एक काम करते रहे कभी दूसरे करते रहे, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तकसीम कर लेता है आदमी और किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता? असल में मुझे शुरू में मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ के भी और बाहर के भी, जिन्होंने ये सारी चीज़ को ना एक मिक्स बना दिया। पहले मैं सोचता था एक्टर सिर्फ एक्टिंग करे, सिंगर सिर्फ गाना गाए, लेकिन मिक्स कम ही लोगों ने किया होगा जितना आपने किया हुआ यार। वो इसलिए कि मेरी ट्रेनिंग भी इसी तरह से थी। हाँ। मतलब मैं गया एक्टिंग सीखने था, तो उन्होंने मुझे लिखने पे लगा दिया, फिर हम डब करते थे पपेट वगैरह को, तो वॉइस की ट्रेनिंग थी। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो सीखने के लिए तो ठीक है, मगर आपको नहीं लगता कि फाइनली एक आध चीज़ या दो तीन चीज़ों का आदमी को इंतखाब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं लगता कि उससे खुद शायद आपको प्रोफेशन में नुकसान होता होगा? इन द लॉन्ग रन होता है। इन द लॉन्ग रन? हाँ। क्यों होता है? क्योंकि आप एक खास डिपार्टमेंट से रिलेटेड कट जाते हैं ना, कट गए उसमें आप डिस्कस नहीं होते उस तरह अगर मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहूँ तो मुझे कराची जाना पड़ेगा, हाँ। फिर मैं डायरेक्शन नहीं कर सकता, सारी चीज़ें। तो मतलब हर वो डिपार्टमेंट अपनी अपनी उसकी रिक्वायरमेंट है और वो अपना टॉल भी लेता है आपसे के। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम सोमिया जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपके गाने बार बार और बल्कि कई बार सुनता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कभी आप मेरा नाम लेकर भी कोई रोमांटिक सा एक सॉन्ग सुना दें प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। माया वे तेरे इश्क ने दिल विच डेरे लाए ने वे दस की करा है तेरा नाम जप दे फिरा वाह। एक एक पले मेरा याद तेरी याद दीवे बालदा दीवे बालदा डरना केड़ी गलों हर गल मेरी क्यों टालदा मेरी टालदा दिल विच वसना है केड़ी गलों हसना है हासे तेरे आदा की करा तेरा नाम जप दे फिरा। वाह जी। अभी साहब, आप हर वक्त हसीनाओं में घिरे रहते हैं, तो भाभी को बुरा नहीं लगता यहाँ कभी उन्होंने मना किया हो कि फ़लाँ के साथ आप मुझे नज़र आए तो वापस घर मत आना? कैसी दुनिया है, किहड़ी गल ते ध्यान पवा रहे ने। शुरू में था, वैसे शुरू में ऐसा हुआ। अच्छा, वाकई ऐसा हुआ? हाँ, शुरू में ऐसा अच्छा। हुआ कि नहीं, किसी खास के बंदे के बारे में नहीं कहा कि इसके साथ ज़्यादा ना हो। अच्छा। लेकिन ये कि शुरू में उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में वो हुआ कि क्या आदमी है, मतलब शादी सेहरा बांधा हुआ है, किसी और के साथ बैठा हुआ है। हाँ, तो वो ड्रामे का सेहरा सीन बांध के आप वाकई किसी और के साथ क्यों बैठे हुए थे? ड्रामे का सीन था। अच्छा, ड्रामे का सीन था। मैंने कहा अपनी शादी वाले दिन आप सेहरा बांध के किसी और के साथ बैठ गए। वो मतलब शुरू में था ऐसा, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। उनको पता है कि काम का हिस्सा है। नाले ये भी हुण समझ गए ने, भाभी ने सेहरा संभाल के रखे आज। इन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी तो सेहरे दे नाल ही इंज होए होना है।
पहली फांसी होनी है तेरे दिन आनी होनी स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है सोमिया खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम आबिद अली साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सोमिया साहबा और आबिद अली साहब हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जो हम आर्टिस्ट हैं हमारी लाइफ में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ जाता है, लेकिन हम एक डब्बे में बंद होते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे हमारा रुझान जा रहा है। जैसे कि हमें ज़्यादातर निकाब पोश लोग मिलते हैं जो कि सामने कुछ होता है और पीछे कुछ होता है, तो अगर हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं तो वो ऐन वक्त पे आके धोखा दे देते हैं। तो यही हमें सिखाया जाता है कि आप लोगों से दूर रहें। तो दूर होते होते हम इतने दूर हो जाते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं रहता। एक वक्त आता है कि हम एक कमरे में होते हैं या एक गाड़ी में होते हैं, हमें वो पोजीशंस तो मिल जाती है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम अकेले हो जाते हैं। तो उस चीज़ का बड़ा पछतावा होता है कि हम अपने दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को खो देते हैं अपनी कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते। तो मेरा ये मानना है कि मुझे अगर ये गिल्ट फील होता है या मुझे ये तकलीफ़ होती है तो बाकी सबको भी होती होगी। आपका तजुर्बा रहा, आपको वक्त ने सिखाया है। आपने कहा कि सिखाया जाता है, ये कौन सिखाता है कि लोगों पे एतबार नहीं ये करना? वक्त सिखाता है। अच्छा, वक्त सिखाता है आपको आहिस्ता आहिस्ता। जब आप शुरू में आप बहुत सिंपल होते हैं ना, तो आप हर चीज़ पे बिलीव करते हैं, हर किसी पे बिलीव करते हैं, तो आपको कोई कहे भी तो आप मानते नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त सिखाता है वही हकीकत है। तो आपके साथ भी यही तजुर्बा रहा जिंदगी का? मेरा भी तजुर्बा ये रहा। तो आपने लोगों के कहने पे लोगों से एतबार आपने कम किया, उनसे दूर हुई, या आपका अपना तजुर्बा ये रहा? खुद ही दूर होना पड़ता है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें खुद ही फीलिंग्स के थ्रू दूर होना पड़ता है, कोई छोड़ नहीं सकता। हमें उनसे नफरत हो जाती है क्योंकि वो जब हम देखते हैं ना, क्योंकि प्योरिटी होती है। जब तक आर्टिस्ट में प्योरिटी ना हो, कोई भी आर्टिस्ट किसी को भी दुनिया में कहीं भी है, वो एक अलग ही है। उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने एक अलग छवि उसकी रखी हुई है, वो लोगों से मैच नहीं होता। और उसके साथ मिलने वाला पहले अच्छे से मिलता है, बाद में उनके साथ पर्सनैलिटी क्लैश हो जाती है उसकी कामयाबी देख के, क्योंकि ये तो वो हुनर अल्लाह से लेके आया ना। तो वो हुनर देख के क्लैश होती है। क्लैश होने के बाद हासिदीन बढ़ते हैं। हासिदीन बढ़ने के बाद जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं वो आपको धोखा दे देते हैं। जब आपको वो धोखा देते हैं तो आपको नफरत होती है, आप अकेले हो जाते हो। आबिद अली साहब, किसी बात पे आबिद आपको गिल्ट महसूस होता हो? मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़, ये मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी वो है, बेस में है और थोड़ा सा रॉ है और थोड़ी हार्ड है। तो अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप लड़ क्यों रहे हैं? अच्छा, उनको लगा कि आप लड़? हाँ, तो मैं बहुत मैंने कहा कि एकदम से मुझे लगा कि मैं तो नहीं लड़ रहा, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मेरी आवाज़ ऐसी है। आपने कहा कि कितने लड़ रहे हैं? मैं इससे मुझे एकदम से ये याद आया कि ये मेरे पेरेंट्स को ना ऐसा लगता हो कि ये बदतमीजी कर रहा है। अच्छा। तो उस दिन जब मैं घर गया तो मैं अपनी अम्मी के साथ बैठा, वो दोनों नहीं है इस दुनिया में, तो मैंने उनको कहा कि आपको अगर कभी ऐसा लगा कि मैं कोई सख्ती से बोल रहा हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी आवाज़ इस तरह की है। मेरी हुई ऐसा? हाँ, मेरी आवाज़ जो है ना मेरे मामू जैसी है। तो मैंने कहा कि वो मेरा मतलब ये ना समझिएगा कि मैं कोई मतलब बदतमीज़ी खुदा ना खास्ता कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी है। तो ये मैंने उनको कन्वे किया मतलब इस तरह से। तो अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ लगती है तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, मैं उससे माफ़ी मांग। माँ ने क्या कहा उस दिन? फिर कुछ भी नहीं, हंसी वो आगे से। अबू ने कहा होगा पुत्र मैं तो साला साहब ने सारी जिंदगी ऐसे आवाज़ ही देख लिया। अच्छा जी, सोमिया साहिबा, ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मिली जब मेरे गाने टीवी पे चलने स्टार्ट हुए और फेसबुक पेज मैंने बनाया। अच्छा। तो मैनेजर ने बनाया था, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में ना कि इसमें फैन फॉलोइंग होती है, कुछ होता है। तो उन्होंने जब बनाया तो जब 7.5 मिलियन मेरे फॉलोवर हुए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं आप? जी, 7.5 अच्छे मिलियन। भाई।
बात सुनिए, प्रोमो देंगे, आपने ठक करके शेयर करना है उस पे। हाँ ठीक है, नो सारे प्रॉब्लम, शॉट लगाइएगा भाई नो इशू। सोमिया साहब आगे। आबिद अली साहब। मेरे दो हैं इस तरह के। एक जब मेरा बेटा पैदा हुआ अली, माशाल्लाह, जो बड़ा है, जो एनसीए में फिल्म एंड टीवी में अच्छा, उसने very good। बीएस ऑनर्स किया, अभी वो वहाँ से मास्टर्स कर रहा है और पढ़ा भी रहा है वहाँ पे। अच्छा, उसके पैदा होने पे जो खुशी मुझे हुई वो मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं की हुई थी, उसके आसपास भी कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने जब मेरा काम देखा और मैंने उनका चेहरा देखा कि वो खुश हैं। उन्होंने कहा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त या कुछ भी, लेकिन वो खुश थे। कोई ख़ास मोमेंट आपको याद आता है कि लगा? मेरा थिएटर देखने जब गए थे रफ़ी पीर, तो इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ करता था, आपको शायद याद हो। जी जी जी, बहुत पॉपुलर, बहुत बड़ा। तो उसमें मेरा बड़ा प्ले अच्छा था। काम था जी वो। जी, तो उसमें अम्मी अबू दोनों गए थे और उस दिन उन्होंने मतलब मुझे बहुत ऐसे सीने से लगाया और बड़ा प्यार किया कि मुझे देख के स्टेज के ऊपर। तो वो सफ़र जो मतलब एक आदमी जब फैमिली का पहला आदमी है जो ये काम करना चाह रहा है और इसके लिए लाहौर आया है, फिर वो सारा उसमें था और शुरू में रेजिस्टेंस भी थी और वो शुरू में मानते भी नहीं थे, फिर उन्होंने अलाउ किया, मैं आ गया, फिर हो गया। तो वो उनके गले लगाने में वो सारा वो था कि तुमने कर लिया, मतलब। और फिर बड़ा प्रेस्टिजियस वो फेस्टिवल हुआ करता था। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो उसमें वो पूरा मुझे ऐसा लगा कि वो जो मेहनत थी ना वो वसूल हुई, जैसे उन्होंने मुझे गले से लगाया। हाँ, वाह। सोमिया खान साहिबा की ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा? जब मैं पैदा हुई थी। और फौरन दुबई चली गई थी? नहीं नहीं, इससे जरूरी कोई बात ही नहीं। जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो हम पहली सांस लेते हैं, वाह, तो वाह, इससे वाह। खूबसूरत और इससे प्यारा लम्हा कोई हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, कि अल्लाह काश ताला सब ने। लोग अपने आप से इतनी मोहब्बत कर सकें। सोमिया खान साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे भाई की डेथ हुई थी, जवान थे वो, ओह, और अचानक से उनकी शादी के दिन रखे थे, तो मेरे भाई को जो है ना थोड़ी सी हाइट से गिरा और गिरते ही वो उनकी डेथ हो गई। मैं उसको कभी भूल नहीं सकी। और मैं उम्र उसके क्या साथ थी जवान आपकी? 19 साल। ओए ओए ओए। तो उसको याद करके मैं डिस्टर्ब होती हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे उससे बहुत प्यार था। मेरा भाई, हम 2 बहनों के बाद था, तो बहुत ज़्यादा हम लोग अटैच थे। माशाल्लाह बहुत जवान था, 20 साल का कंप्लीट नहीं हुआ था। उसकी शादी रखी हमने, और कुछ भी नहीं था। मसलन दुनिया में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ से एकदम साथ छूट जाएगा, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो उनको नहीं चीज़ों का जी, 18, इल्म नहीं 19 साल होता। के तो बच्चे ही तो हैं। हम लोग भी छोटे थे, वो मुझसे जो है 5-4 साल छोटा था मसलन, तो यकीन नहीं होता था कि मेरे भाई को कुछ हो जाएगा। तो उसकी अचानक बहुत ही कम हाइट से, मसलन आप फर्स्ट फ्लोर लगाएं, जहां से वो रोजाना का उसका रूटीन थी आना जाना, जंप करके जाता जंप करके हूँ। चले हाँ। जाना है, बच्चे जाते हैं, तो वो जंप करके जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसका पैर जो है जैसे कि किसी चीज से अटकता है, ठीक है। अटकते ही वो उल्टा नीचे आया और उसकी सर के हाँ बल। सर के बल, ये उसकी जो नेक है वो लगने से पहले उसका जो है ना नेक टूट गई, और इमीडिएटली उसको जो है आखिरी सांस उसको उसने आए भी नहीं की। हमें यकीन नहीं हो रहा कि बोलता बोलता इंसान चुप हो गया। उसकी मैयत थी ना, तो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे, वो कहते थे मुझे मिला मुझे मिला मुझे मिला, ऐसी बात हो रही थी। तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई। हमारे बहुत सारे लॉसेस हुए, बिजनेस में हुए। मेरी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी यहाँ अभी भी है, बाहर मेरा जो है क्लीनिंग मटेरियल्स की कंपनी अपनी है। बहुत सारे कामों में लॉस हुआ, यहाँ तक कि एक पार्टनर हमारा वहाँ पे 10 मिलियन दिरहम लेके भाग गया मार्केट के अंदर, जो है उसने हमें डिफॉल्टर कर दिया। हमें इतना लॉस कभी भी नहीं हुआ जो मेरे भाई की डेथ पे हुआ है, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। ये सब चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आने वाला पल जो है हो सकता है हमारा आखिरी हो, हर इंसान सही को। कह रही और हम एक मिट्टी हैं, ये जो हम कितना करते हैं ना, इज्जत इज्जत, हमारा नाम, हमारा पैसा, इज्जत हमारा का, वकार, पोजीशन का, ये पावर सब का, झूठ है शोहरत शाहजी। ये का, सब एक शोभताबाजी है। हमारा वीजा किसी दिन भी खत्म हो सकता है, जो रियलिटी में है। अल्लाह ताला आपके भाई के दर्जात बुलंद करे, आपको, आपकी वालदा को, आपके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला को हर आमीन सुम आमीन। कुदरत का एक निज़ाम है, उसके तहत लोग जाते हैं, मगर इस तरह की जो जवान और नागहानी मौत है, अल्लाह ताला हर फैमिली को, हर ख़ानदान को, हर शख्स को इससे महफूज रखे। आमीन। आबिद अली साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा?
मेरी वालदा जब गई हैं वो बड़ा तकलीफ दे था, और पता था, मतलब शायद ये भी कुदरत का ही निज़ाम है कि उससे पहले बड़े जो हैं वो उम्र को पहुंचते हैं, फिर वो बीमार होते हैं, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता आप ज़हनी तौर पे तैयार होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो एकदम जाएँ तो बहुत ही तकलीफ दे बात होगी। तो मैं इस तरह का बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वालदा अगर ना रही तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बचपन से ना ये तो मेरा उनके साथ था भी बहुत ज़्यादा, सारे बच्चों का होता है लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा था मेरा, तो मैं लाडला भी बहुत था इस तरह करके। तो जब तक वो थी 4 साल वो पैरालाइज रही, तो मुझे लगता रहा कि मेरा कोई मकसद है उनकी देखभाल करना और उनको देखना, या उनके लिए उन 4 सालों में मैंने सोचा कि मतलब शेख ज़ैद में थी वो, जब मैं उनको लेके गया, उनको जब वो हुआ अटैक हुआ, तो कॉरिडोर में मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि ये तो जा रही हैं, तो मतलब जस्ट लाइक दैट ऐसे ही होगा किसी दिन। बाकी सारे भाइयों की निस्बत लकी था इस लिहाज से कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजार सका, और उन 4 सालों में भी मैं देखभाल कर रहा था, वो कहीं गई नहीं, वो मेरे पास ही थी। और आपकी आखिरी क्या उनसे बात हुई थी? फ़ोन पे उन्होंने मुझे कहा कि आबिद, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा आ जाओ। वो गुजरांवाला में थी, कुछ दिन के लिए रहने के लिए गई थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। ये उनके आखिरी अल्फाज ही थे, उसके बाद वो होश में भी नहीं आई। तो ये उनके भी लास्ट थे, और मेरे दिमाग में भी ये पैरालाइज थी मगर गुफ्तगू कर लेती थी। नहीं, उसके बाद काफ़ी बेहतर हो गई थी, बेहतर हो खुद गई। खाना पीना शुरू कर दिया 4 सालों में। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ना एक टाइम पे मैं उनको खिला रहा था तो मुझे एकदम से ख्याल आया, फिर वो हमारी एक वो स्पीच थेरेपिस्ट थी, उन्होंने कहा कि इनको बोलना सिखाएं, क्योंकि जो मसल्स होते हैं, मसल मेमोरी से निकल जाता है लफ्ज़ और चम्मच को पकड़ना, और तो दोबारा आप ये करें। तो मैं उनको वैसे सिखा रहा था, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं बिल्कुल वैसे सिखा रहा हूँ जैसे इन्होंने मुझे सिखाया होगा। ऐसे ही तो ये मुझे बिल्कुल उस हालत में मिल गई हैं ऐसे ही है। जिस हालत में मैं इनको मिला जी था। जी। मैं और कुरान ने इसी हवाले से जो हिदायत है ना, वो बड़ी वाज़ेह है। उसका मफहूम यह है उन आयत का कि जब वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बूढ़ा पाओ, तो इनके साथ ऐसे ही शफकत और नरमी के साथ पेश आओ जैसे इन्होंने बचपन में तुम्हें शफकत और नरमी के साथ। तो मुझे लगा कि वो लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है एक, तो उसमें सिर्फ उनकी बीमारी नहीं थी, मतलब दिमाग के पता नहीं कौन कौन से खाने जो थे वो खुल रहे थे। तो उनके जाने के बाद मतलब कोई 1.5 साल मुझे लगा कि जैसे धुंध छटती है, जैसे आपको दोबारा नजर आना शुरू होता है। तो और वो भी इस तरह से कि एक्चुअली जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो मैं लूज कर गया था, तो मेरा कोई दिल भी नहीं करता था कुछ करने को, ना मुझे पसंद था, बेदिली सी थी, बेदिली सी थी, और ज़रूरी ना रहा जैसे जीना, मतलब अब क्या ही करना है आपने, हुए ना हुए। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो ऐसे मैं बिल्कुल बैठा हुआ था, तो अली और मूसा खेल रहे थे, मतलब बैठे कुछ कर रहे थे, आई डोंट नो पढ़ रहे थे, ऐसे दोनों को मैंने बैठे हुए देखा। तो मुझे ख्याल आया कि इसके बारे में अम्मी कहती थी कि जो बनना चाहेंगे तुमने इनको बनने देना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ अभी, जो ड्यूटी उन्होंने मेरी लगाई हुई थी वो ख़त्म नहीं हुई, मिशन जो है वो उसकी शक्ल बदल गई है, तो मकसद मुझे दोबारा मिला। और ख्याल भी ये आया कि इसके बारे में क्या कहती थी, इसके बारे में क्या कहती थी, तो मुझे लगा कि फिर दोबारा जीने का ना एक जैसे निस्बतें और मोहब्बतें जो है ना, ये इंसान को यार वो कहते हैं ना जीने पे मजबूर रखती है। बिल्कुल। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ दोबारा मुझे मिला, और उनकी बात से ही मिला कि उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ करना। मोहतरमा, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा इंसिडेंट जो डिलीट करना चाहें कि भाई ये अगर मेरे बस में हो तो मैं ये डिलीट कर दूँ? मेरे बस में हो तो मैं तमाम वो जो कि आपको खोखला करते हैं रिश्ते, और वो लोग जो आपके साथ मुंह से मीठा बन के मिलते हैं और आपके अंपायर को गिरा देते हैं, मैं उन चीज़ों को डिलीट करना चाहूँगी, उन लोगों को डिलीट करना चाहूँगी, लेकिन मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैंने उन पे बिलीव किया तो उन्होंने हमें धोखा दिया। तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है, तो मेरी ये दुआ है जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। कितनी मरतबा आपको लगता है आपके साथ ज़िंदगी में धोखा हुआ? कोई 10-15 बार हो गया अलग अलग लोगों के हिसाब से। फिर भी आप एतबार करती हैं लोगों पे अब भी? मेरी मजबूरी है कि मैं शक करूंगी तो सो नहीं सकूंगी। मसलन कि मैं अगर इसको देख रही हूँ तो इसको देखने के बाद मैं इस पर डाउट करूंगी तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। तो मैं नींद
को ज्यादा प्योरिटी देती हूँ कि मुझे कोई टैबलेट ना लेनी पड़े। इसका काम है, इसको जो करना है वो करे, मेरा जो काम है वो करूँगी। मगर जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में 10-15 मरतबा आपको धोखा। हाँ जी। आबिद अली साहब, सारी जिंदगी से आपने क्या 2 सबक सीखे? पॉजिटिव मैंने ये सीखा कि काइंड होना चाहिए, और नेगेटिव ये सीखा कि जितना काइंड होने का मुझे पता था उतना मैं हो नहीं पाया। आप नहीं हो पाए? हाँ। ठीक है, मगर आपको माशरे से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से इस हवाले से गिला नहीं? नहीं, आपको काइंड लोग मिले जिंदगी ज़्यादा। हाँ। चले, आप ऑप्टिमिस्ट हैं, पॉजिटिव हैं, या आपको लगता है कि वाकई लोग अच्छे मिले? आप? मैं पॉजिटिव हूँ मेरे ख्याल में ज़्यादा। मतलब लोग अच्छे नहीं मिले, मैं पॉजिटिव हूँ। थैंक यू सो मच आबिद, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त बहुत निकाला। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सोमिया खान साहबा, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।